जी, तो shall we start भाई? Okay guys, so let's start. This is one of the question which is creating difficulty for the students in kinematics. The question says the two markers M1 and M2 are set up a vertical distance h apart. हमारे पास दो मार्क्स हैं M1 और M2, ठीक है, और इन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है h है. When a steel ball is released from rest from a point a distance x above M1, यानी हमने एक स्टील बॉल को M1 से भी x डिस्टेंस अबव पे रिलीज किया है और उस वक्त टाइम कितना है 0. जब बॉल x का डिस्टेंस ट्रेवल करके M1 तक पहुंचती है तो वहां पे उसका टाइम हो जाता है t1. एंड ऑब्वियसली व्हेन द बॉल रीचेस दैट M1, तो वहां पे उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी आ जाती है. ओके, इसी तरीके से जब ये बॉल ट्रेवल करती यहाँ से M2 तक पहुंचती है तो उसके पास थोड़ी और वेलोसिटी आ जाती होगी ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू टू एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी. ठीक है. When a ball is released from rest from a point a distance x above M1, it is found that the ball takes time t1 to reach M1 and time t2 to reach M2. यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में इसको टाइम कितना लगता है t1 का. ठीक है, t1 का टाइम लगता है. और जनाब अगर स्टार्टिंग से हम एंड तक की बात करें तो वहां तक इसको पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना टाइम लगेगा, t2 का टाइम लगेगा. ओके, और हमसे वो कह रहा है कि इसकी एक्सेलरेशन की इक्वेशन आप ड्राइव करें. तो सबसे पहले हम t1 टाइम के लिए लेते हैं. फॉर t1 हमने जब बॉल को ड्रॉप किया तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 0. ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी, 0, रेस्ट पे थी. तो हम अगर ये क्वेश्चन लगाएं s इज इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो इनिशियल 0 होने की वजह से s अपनी जगह रहेगा. और बाय द वे अगर हम t1 टाइम के लिए बात करें तो t1 टाइम में बॉल ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो है x, यानी x इज इक्वल्स टू 1/2 a t1 स्क्वायर. ये आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ये आपके पास t1 के लिए हमने एक्सप्रेशन एक ड्राइव कर ली. इसी तरीके से अगर हम t2 टाइम के लिए लें, t2 टाइम के लिए, तो t2 टाइम के लिए बॉल ने जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो किया है x प्लस h का. ओके, और t2 टाइम में भी अगर t2 पूरा स्टार्टिंग से है टाइम तो उसमें भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है. यानी यहाँ पे जो इक्वेशन, यही इक्वेशन लगेगी, लेकिन ये इक्वेशन इस तरह होगी x प्लस h इज इक्वल्स टू 1/2 a इंटू t2 स्क्वायर. ये आपके पास इक्वेशन हो जाएगी. अब हमें जो एक्सप्रेशन है वो a के लिए बनानी है कि a की क्या एक्सप्रेशन है. ठीक है, तो व्हाट वी कैन सिंपली डू, हमने जो प्रीवियस इक्वेशन है 1, उसमें x की वैल्यू जो निकाली है, वी कैन सिंपली सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू ओवर हेयर. या हम इस x को पहले अगर इधर ले जाएं तो ये x इधर जब चला जाएगा तो ओवर हेयर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड विल बी h इज इक्वल्स टू 1/2 a t2 स्क्वायर माइनस x. ये एक्सप्रेशन बनेगी. नाउ आई एम सॉल्विंग इट ओवर हेयर. इसको मैं यहाँ पे अब सॉल्व करता हूँ. तो h इज इक्वल्स टू 1/2 a t2 स्क्वायर, और बाय द वे माइनस x इसके बराबर है 1/2 a t1 स्क्वायर. You can see that in this equation 1/2 is a common, so h is equals to 1/2 a हमने कॉमन निकाल लिया. So this becomes t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर. ओके जी, और अगर हम यहाँ पे a को सब्जेक्ट बनाएं तो ये 2 डिवाइड हो गए, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम 2h, और ये ब्रैकेट में जो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर है ये यहाँ नीचे आ जाएगा, तो t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर, ये इज इक्वल्स टू a. यानी दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ a, एंड यू कैन सी दैट दिस एक्सप्रेशन इज मच similar
टू ऑप्शन नंबर डी। ये आपके ऑप्शन नंबर डी से बिल्कुल मैच कर रही है। ठीक है जी, प्लीज कॉपी दैट। इफ एनीबॉडी इज हैविंग एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क। सॉरी, क्या करते हैं, मैं अभी ज्वाइन हुआ हूँ जी लाइव। अगर हो सके इसको फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं, मैं अभी ज्वाइन हुआ क्लास में। अच्छा बेटा, मैं सर चले फिर इसका से। आंसर सी भी तो हो सकता है, अगर नहीं वो बेटा, वो ब्रैकेट के बाहर लगा लो स्क्वायर, तो वो खोलेंगे तो ऐसे हो जाएगा। नहीं ब्रैकेट के बाहर कहाँ लगा हुआ है, दोनों ऑब्जेक्ट पे अलग अलग स्क्वायर हैं। ये बताओ मुझे, a माइनस बी होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूला सेम होते हैं या सर डिफरेंट होते आप हैं? समझ लेते हैं, समझ गए। ठीक है जी, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, मैं इसको एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ दोबारा से। हमारे पास यहाँ क्वेश्चन के अंदर इसने बॉल को, स्टील बॉल को एक हाइट से ड्रॉप किया है, जहाँ पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 0 थी। ओके, एक सेकंड, सिस्टम ही कुछ हैंग हो गया मेरा। अच्छा, ओके। तो बॉल की इनिशियल वेलोसिटी थी 0। जब हमने उसको ड्रॉप किया तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x का डिस्टेंस ट्रेवल किया t1 टाइम में, और जो टाइम 0 था वहाँ से m2 तक जो टाइम लगा उसका t2 का टाइम लगा, यानी पूरा x प्लस h का टाइम t2 लगा। तो हमने सबसे पहले x को लिया, यानी t1 टाइम को लिया जिसमें उसने x का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। हमने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, और उसके बाद हमने इसकी एक x की वैल्यू बना ली। फिर उसके बाद हमने t2 टाइम लिया, लेकिन t2 टाइम में उसने x और h टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया था। उसके लिए हमने ये इक्वेशन लगा के, इक्वेशन बना के, फिर हमने x को साइड पे ले गए, और फिर हमने जो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू बनाई थी वो सब्सटीट्यूट करके कॉमन लेके फिर हमने a की वैल्यू निकाली, जो कि हमारे पास कितनी आ रही है, 2h इज इक्वल टू t2 स्क्वायर माइनस t1 स्क्वायर। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। शैल वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और आपको किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नॉर्मली होती है? सर हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म हो गया पूरा। जी, हमारा काइनेमेटिक्स पूरा खत्म हो चुका है, प्रोजेक्टाइल मोशन भी खत्म हो गया। चलें, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2, a stone is thrown upward from the top of the cliff. After reaching the maximum height, it fall past the top of the cliff into the sea. The graph show how the vertical velocity of the stone varies with time after being thrown upward. R and S are the magnitude of the area of the two triangles. एक्चुअली में हुआ ये कि हमने एक स्टोन को एक क्लिफ से फेंका है, ये स्टोन ऊपर जाके उसके बाद किस में जाके गिरा है, सी के अंदर गिरा। ठीक है, तो ऊपर जाने का जो एरिया है वो एस है, और ऊपर से नीचे आने का जो एरिया है वो क्या है, आर है। ये हुआ है। व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्लिफ टॉप अबव द सी? तो सी से ऊपर तक क्लिफ टॉप की हाइट ये हमें कैलकुलेट करनी है। दैट इज़ वेरी सिंपल, कि अगर हमारे पास आर में से एस को माइनस कर देंगे तो हमें ये क्लिफ के टॉप की हाइट एच मिल जाएगी, विच मीन्स द आंसर इज सिंपली डी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अच्छा,
Which graph represents the motion of the car that is traveling along a straight road with a uniform increasing speed? तो यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड का ग्राफ क्या होगा? यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग स्पीड का मतलब है कि उसके अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि एक्सेलरेशन की जो भी वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। ए। ठीक है, लेट्स से एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है, कितना भी टाइम गुजरता जाएगा उसकी एक्सेलरेशन 5 से चेंज नहीं होगी, तो इसका करेक्ट आंसर ए है। बी में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है, डी के अंदर आपके पास इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, और सी में सॉरी, और डी में तो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है? रेस्ट की स्टेट में। ठीक है सर जी, अगर बी में एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी क्या हो रही होगी उस वक्त? वेलोसिटी भी इंक्रीज हो रही होगी लेकिन इंक्रीजिंग रेट के साथ, यूनिफॉर्मली नहीं अच्छा इंक्रीज हो अच्छा, रही होगी, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। ओके, ठीक है ठीक। अच्छा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राफ ऑफ द वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम ऑफ द ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ स्ट्रेट रोड। आपके पास एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिखाया हुआ है जिसमें ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट रोड पे चल रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ टू द डिस्प्लेसमेंट अगेंस्ट टाइम? अगर आप देखें तो स्टार्टिंग में आपके पास वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, सॉरी, स्टार्टिंग में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कांस्टेंटली क्या होती जा रही है? हर सेकंड में इंक्रीज होती जा रही है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन को जब आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में शो करते हैं तो बताइए कौन से वाले उससे शो करेंगे, पहले वाले से या दूसरे वाले से? ये जो मैंने ए और बी बनाया है इसमें से कौन सा ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दूसरा में वाला। एक्सेलरेशन को शो कर रहा होता है? दूसरा वाला। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके पास डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यूं कर्व बनेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, लेट्स से दिस कॉल दिस टाइम t1। तो t1 से t2 तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट वेलोसिटी को आप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में किससे शो करते हैं जी? स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से। यूं वाली ये जो ए मैंने बनाया हुआ है, तो इसका मतलब है अब ये ग्राफ यूं जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हुई है? डिक्रीज हुई है, यानी डिक्रीज हुई है मींस उसमें क्या हुई है? डीसेलरेशन हुई है। ये बताइए डीसेलरेशन को आप ग्राफ में किस तरह से शो कर रहे होते हैं? ये जो सी कर्व बनाया मैंने वो होता है डीसेलरेशन का, है जी ना। तो ये अब आपके पास ये कर्व यूं हो जाएगा, ठीक है जी। सो इट मींस दैट कि इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये होगा। सी बताइए है। कौन जी? सी इज द करेक्ट आंसर। जी सी। ठीक है जी, अच्छा। अब लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A tennis ball is released from the top of the building, tall building. Which graph represents the variation with time t, the acceleration of the ball as it fall, assuming air resistance, effect of air resistance are applicable? यानी आपके पास एयर रेजिस्टेंस बॉल पे काम कर रही है। एक बात बताइए, जब बॉल को हमने ड्रॉप किया तो उसकी इनिशियल एक्सेलरेशन होती है 10, ठीक है। नॉर्मली अगर हम बिल्कुल सिंपल लें या वैसे बहुत स्पेसिफिक हो जाए तो कितनी होती है? 9.81, ओके। लेकिन उस वक्त एयर रेजिस्टेंस कितनी होती है? रेजिस्टिव फोर्स उस वक्त कितना होता है? 0। डाउनवर्ड आपके पास उसका वेट काम कर रहा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसके पास उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो आपके पास एयर रेजिस्टेंस वेट को कैंसिल करना शुरू करती है। मीन्स अगर वेट ऑब्जेक्ट का लेट से 10 था, ठीक है, तो एयर रेजिस्टेंस कितनी हो गई? लेट से 5। तो बताइए अगर 10 का वेट है, 5 की एक्सेलरेशन है, 1 किलोग्राम का बॉल है और ग्रेविटी को एज्यूम करके 10 ही कंसिडर कर लीजिए कॉमनली, तो ये बताइए कि इस वक्त इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी? तो वो निकलेगी F माइनस एफ इज इक्वल टू ma से। फॉरवर्ड फोर्स 10 है, बैकवर्ड फोर्स 5 है 1, और ए कितना आएगा? 5। यानी इसके बाद इसकी एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी, ठीक है ना। एक्सेलरेशन डिक्रीज होगी और एक वक्त ऐसा आएगा जब वेट एयर रेजिस्टेंस के बिल्कुल इक्वल हो जाएगा। तो एयर रेजिस्टेंस को इक्वल होने के बाद ये बताइए रिजल्टेंट फोर्स 0, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? 0, ठीक है जी। अब मुझे बताइए कि इसमें से सबसे कॉमन आपको कौन सा ग्राफ दिख रहा है जिसमें एक्सेलरेशन डिक्रीज होते होते अप्रॉक्सीमेटली 0 पे आ गई है? जी डी।
डी बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन आपके पास मैक्सिमम थी, ये देखिए सर ये टर्मिनल वेलोसिटी कहेंगे ना इसको? जी, टर्मिनल वेलोसिटी ये ए पे मैक्सिमम थी मान लें 10 और डिक्रीज होते होते अल्टीमेटली क्या होगी इसकी वेलोसिटी, सॉरी एक्सेलरेशन 0 होगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? डी। ओके, और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन। A body falls from rest in a vacuum near Earth's surface. The variation with time t of the speed is shown in figure below. The graph show the variation with time t speed of the same ball falling in air at same place on Earth. लेकिन इस दफ़ा जो बॉल है वो एयर में गिर रही है, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो सही, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगी जिससे बढ़ती है। अब ये बताइए कि अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ग्राफ तो ये स्टार्टिंग में इन्होंने शो किया है, लेकिन अगर एयर आ जाए तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो इसका मतलब है कौन सा ग्राफ हो सकता है इसका? जी आंसर ये है कि इसका ग्राफ हो सकता है जी, जी डी बिल्कुल सही है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है, तो एक्सेलरेशन कम होती जाती है। ठीक है, यानी ये ओरिजिनल था पहले और ये एयर के साथ हो गया। ठीक है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी स्टार्टिंग में एयर के होते हुए ओरिजिनल से ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, तो बी हो नहीं सकता। और इसमें तो वो कह रहा है कि बढ़ती जा रही है एयर के रिस्पेक्ट से, तो सी भी नहीं हो सकता। ए क्यों नहीं होगा? तो ए इसलिए नहीं होगा क्योंकि काफ़ी देर तक आपके पास ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कॉन्स्टेंटली बढ़ती जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी काफ़ी देर तक कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ती, शुरू में ज़रा सी देर के लिए बस 10 होती है और उसके बाद डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। ओके, ओ डी सॉरी। Sir, can नेक्स्ट you explain again? मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी इसलिए है बेटा क्योंकि जब बॉल जैसे ही नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस स्टार्टिंग में वेलोसिटी को 10 तक बढ़ने देती है, उसके बाद मजीद उसको कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ने देती। ए वाले ग्राफ में काफ़ी देर तक वेलोसिटी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होती रही है, जबकि डी वाले में शुरू में ज़रा सी हुई थी और उसके बाद फिर वो डिक्रीज हो रही है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? डी। ठीक है, अच्छा, this is easy question. Can you solve this question? What is the distance traveled between time t0 to t4 seconds? So make no mistakes, this is not a triangle, this is a ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम। ठीक है, बिल्कुल सही है। कैलकुलेट करके बताइए क्या डिस्टेंस आ रहा है इसका? Sir, D आ रहा है, D आ रहा है। 28। जी आ रहा है सर 28। Answer is 28, which is D. Okay. आई बिलीव ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आप लोगों को। इसका आंसर क्या था? बी, याद है? बी था -9.8। थ्रो आउट द मोशन वैल्यू। The diagram show a velocity time graph of a mass moving up and down on the end of the spring. Which point represents the velocity of the mass when it is at lowest point? तो सबसे lowest point के ऊपर जब वो होगा तो उसकी velocity को कौन represent कर रहा होगा? जी, डी होगा सर। डी। डी। ये स्प्रिंग का वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। ठीक है, जरा ख्याल रखिएगा। स्प्रिंग ये उसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, जब स्प्रिंग
यहाँ पे होता है लेट्स से, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होती है, 0। फिर ये स्प्रिंग किस तरफ जाता है, या यहाँ पे इन्होंने पहले इसको अप लेके गए, तो हम अप से स्टार्ट करते हैं इसको। एक सेकंड, ठीक है, ये स्टार्टिंग में रेस्ट में था। अब जब हम इसको रिलीज करेंगे तो ये किस तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। अच्छा, सही है, ऊपर की तरफ जाएगा। और जब ये यहाँ पहुंचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, मैक्सिमम ए के ऊपर। ओके, इसके बाद ये अपनी इस पोजीशन से थोड़ा और ऊपर जाएगा और हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, बी। फिर उसके बाद ये मास वापस नीचे की तरफ आएगा और हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, सी। और उसके बाद ये वापस सबसे नीचे वाली पोजीशन पे चला जाएगा, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा, डी। अब बताइए, विच पॉइंट रिप्रेजेंट्स द वेलोसिटी ऑफ द मास व्हेन इट इज एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन। अपनी लोएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स मोशन पे जब ये होगा तो कौन सा वाला इसको शो कर रहा है, दैट इज डी। या तो बिल्कुल स्टार्ट में हो सकता था या फिर डी पे हो सकता है। जी डी और डी में दोनों में 0 हो जाएगा वेलोसिटी। जी जी बिल्कुल। जब ऊपर की तरफ स्प्रिंग जा रहा होगा ना, तो स्प्रिंग कंप्रेस हो रहा होगा। ये स्प्रिंग एक्चुअली में ऑसिलेट कर रहा है, ये ऊपर गया, यहाँ से थोड़ा सा और ऊपर गया, यहाँ पे रेस्ट पे आया। रेस्ट पे आने के बाद फिर वापस नीचे की तरफ गया और फिर मजीद नीचे की तरफ आ गया। ठीक है, नहीं बेटा, बी में वो रेस्ट पे तो है, लेकिन वो अपनी लोएस्ट पॉइंट के ऊपर नहीं है, वो मैक्सिमम पॉइंट पे है, ऊपर है। ठीक है, इस वजह से। So this is the question. Now let's move on to the next question. In the graph shown, the velocity plotted of two vehicles x and y, the acceleration and distance traveled by the two vehicles can be estimated from these plots. Which statement is correct? The acceleration of x and y are same at 2.5. The answer is no. At this point, the velocity is same, not the acceleration. The second is the initial acceleration of y is greater than the x. No, x जो है उसकी लाइन ज्यादा स्टीप है स्टार्टिंग के अंदर और y की लाइन लेस स्टीप है, तो बी भी गलत है। The distance traveled by x is greater than that traveled by y in 5 seconds period. We don't know that, but we can find that. हम इसको चेक कर सकते हैं। The distance traveled by x in 5 seconds is 1/2 base into height. The base is 5 for x and the height is also 5. ठीक है, तो ये आपके पास 5 हो गया। दैट इज 25 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 12.5। इसी तरीके से अगर हम y के लिए निकालें, दिस इज फॉर x, तो y के लिए तो ट्रेपीजियम आ रहा है। y के लिए 1/2, एक हाइट है 2 और दूसरी हाइट है 3, और आपके पास बेस कितनी है इसकी 5, तो 5 प्लस मल्टीप्लाई बाय 5 जो हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 इज अगेन 12.5। तो इसका मतलब है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में दोनों का डिस्टेंस लेवल सेम है, तो हमारे पास आंसर क्या है इसका, सी। ठीक है, डी क्यों नहीं है, सी सही है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एक्स एंड वाई, अच्छा वो सी में कह रहे, सॉरी ग्रेटर है, डी करेक्ट आंसर है। डी में दोनों कह रहा है कि दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल जो है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सेम है, तो यस डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज सॉल्व्ड। चलिए वापस बता दें।
बेटा एक्सेलरेशन दोनों की सेम नहीं है क्योंकि आपके पास दोनों का लाइंस का ग्रेडियंट डिफरेंट है। इनिशियल एक्सेलरेशन भी आप देख सकते हैं एक्स वाली ज़्यादा स्टीपर है वाई से, तो बी ऑप्शन भी गलत है। दोनों कार्स ने टोटल डिस्टेंस निकाल लिया हमने को ने दोनों का एरिया निकाल के, तो हमने नोटिस किया कि 5 सेकंड्स में दोनों का डिस्टेंस ट्रेवल सेम है, तो एक्स का ग्रेटर कैसे हो सकता है, तो सी भी गलत है, सिंपली दोनों का सेम है, तो डी आंसर। ओके। A small steel ball falls under the gravity being released from rest. Which graph best represents the variation of the height of the ball with time? तो जैसे जैसे स्टील बॉल नीचे की तरफ गिरेगी, स्टील बॉल की वेलोसिटी क्या होती जा रही होगी, बढ़ती जा रही होगी, लेकिन नेगेटिव में। तो इसका मतलब है यहाँ वेलोसिटी 0, वेलोसिटी बढ़ी और बढ़ी और बढ़ी। करेक्ट आंसर क्या है, बी है इसका। ओके। जी अच्छा। What about this question? The diagram shows a velocity graph of a vehicle. The vehicle moving at 4 meters per second being accelerated at time t0. What is the vehicle's acceleration at 3 seconds? So what you will do, you will draw a tangent to the curve. आप एक tangent बनाओगे और उस tangent के through जो है इस vehicle की आप acceleration निकालोगे. The tangent to the curve is ठीक है जी, लाइक दिस। ये आपके पास इसका टेंजेंट हो जाएगा और फिर जब आप इसका ग्रेडियंट निकालोगे तो आई बिलीव द आंसर इज 0.67। ओके, तो ये क्वेश्चन टेंजेंट टू द कर्व बना के होगा। द नेक्स्ट इज सर 1.3 आ रहा है। 1.3 आ रहा है, चले भी 1.3 होगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा जी, द डायग्राम शोज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग द लास्ट 2 seconds of the motion? आखिरी के 2 seconds में आपके पास डिस्प्लेसमेंट कितनी है? How you will calculate that? You will simply calculate the area of this trapezium, okay, and this trapezium will give you the displacement in last 2 seconds. Okay, हो जाएगा 18 है। 18, हाँ 18 है, बिल्कुल सही है, 18 आ रही है। गुड। उसके बाद दिस क्वेश्चन, a ball is released from rest above a horizontal surface and bounced several times. The graph show how the ball and the quantity y varies with time. ठीक है, तो आपके पास एक बॉल को जो है हमने एक हाइट से ड्रॉप किया है, वो सेवरल टाइम्स तक बाउंस हुई है। व्हाट क्वांटिटी इज वाई, वाई क्वांटिटी क्या है? तो जनाब आप एक बात मुझे बताइए, जब हम एक बॉल को एक हाइट से ड्रॉप करेंगे, तो हाइट से जब उसको ड्रॉप करेंगे तो ये यूं गिरेगी, ठीक है, ये गिर जाएगी ज़मीन पे। गिरने के बाद ये बाउंस करेगी और उतनी हाइट तक नहीं जाएगी जितनी तक इसको जाना था, फिर उसके बाद वापस फॉल करेगी। तो ये फॉल हो गया, ये राइज हो गया, फिर ये फॉल हो गया, फिर उसके बाद दोबारा वो राइज करेगी और हर दफ़ा उसकी फॉलिंग और राइजिंग हाइट क्या हो जाएगी, चेंज होती जाएगी। अच्छा, बाय द वे दिस इज हाइट। यहाँ जो मैंने ग्राफ लिया है वो हाइट टाइम ग्राफ लिया है, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाऊं, ठीक है, और नीचे की डिस्प्लेसमेंट को मैं कैसा कंसिडर कर लूं, पॉजिटिव। नीचे को मैं कैसा कर लूं, पॉजिटिव, और ऊपर को कैसा कंसिडर कर लूं, नेगेटिव। तो जब हम बॉल को गिराएंगे तो उसकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगी और बढ़ते 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 यहाँ पे वो ज़मीन से टकराएगी, फिर रिबाउंड करेगी। इसका मतलब है कि ये आपके पास वाई क्वांटिटी क्या होनी चाहिए जी, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसका मतलब है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, बी। ओके, अच्छा, डॉटेड लाइन ग्राउंड है, बिल्कुल सही कह रहे हो, डॉटेड लाइन ग्राउंड को रिप्रेजेंट करती है। ओके, और कोई क्वेश्चन?
अच्छा, let's talk about this question. A student throw a ball in positive direction vertically upward. यानी ऊपर की तरफ हमने एक बॉल को फेंका है और पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ मानी जाती है, लेकिन हमें पता है कि ग्रेविटी कभी भी ऊपर की तरफ नहीं काम करती, ग्रेविटी हमेशा किस तरफ काम करती है, नीचे। तो इसका मतलब है ग्रेविटी नीचे की तरफ होगी तो आपके पास एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव में रहेगी। द बॉल मेक्स एन इलास्टिक कोलिजन विद द सीलिंग, रिबाउंड एंड एक्सेलरेट बैक्स towards student hand for 1.2 second. Which graph represents the acceleration of the ball from the moment it leaves the hand, the instant just it returns to hand? तो by the way बच्चे ने बॉल को जब ऊपर फेंका तो ऊपर जाते हुए उसकी वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, ऊपर जब बॉल जा रही होगी तो वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी, लेकिन ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे काम कर रही है तो वो नेगेटिव होगी। तो आंसर ए और बी तो वैसे ही कटेगा, सी और डी में से कोई आंसर, ठीक है। अब जब बॉल ऊपर जाके सीलिंग से टकराएगी, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, जब सीलिंग से जाके बॉल कोलिजन करेगी तो न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा। बॉल ने जाके सीलिंग पे फोर्स लगाया, एक्शन, तो जवाब में सीलिंग बॉल पे क्या लगाएगा, रिएक्शन। और जब वो रिएक्शन का फोर्स नीचे की तरफ लगाएगा और ग्रेविटी ऑलरेडी नीचे की तरफ काम कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये नीचे वाला रिएक्शन का फोर्स थोड़ी सी और मजीद क्या क्रिएट करेगा, क्या क्रिएट करेगा, एक्सेलरेशन। जो 10 एक्सेलरेशन नेगेटिव में थी पहले ग्रेविटी की, उसमें मजीद नीचे की तरफ थोड़ी सी और एक्सेलरेशन ऐड होगी। लेट से कितनी ऐड होगी, 2। तो बताइए जब कांटेक्ट होगा सीलिंग के साथ तो टोटल एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, -12, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि कौन सा इसका ग्राफ हो सकता है। तो सी में एक्चुअली में अगर ये 10 पे चल रही थी तो एकदम से -10 से ये -5 या -8 हो गई है, जबकि यहाँ पे ये -10 पे चल रही थी और एकदम से जब कांटेक्ट हुआ सीलिंग के साथ तो कितनी हो गई, -12। अब बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा, डी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद ये दोबारा 10 पे क्यों आ गई, तो आंसर ये, जैसे ही सीलिंग से कांटेक्ट खत्म होगा तो उससे फोर्स लगना बंद हो जाएगा, तो दोबारा ग्रेविटी कितनी हो जाएगी, वापस 10 पे चली जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इसने सीलिंग के साथ क्या किया है, कोलिजन किया है ना। इज दैट क्लियर? जी। अच्छा, let's move on to the next question. चलें ये क्वेश्चन करते हैं। The graph show the acceleration of the object moving in a straight line varies with time. तो स्टार्टिंग में आपके पास इसकी एक्सेलरेशन इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट के साथ, उसके बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे थोड़ी सी देर के लिए एक्सेलरेशन क्या हुई है, कांस्टेंट हुई है, ओके। उसके बाद एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रही है और यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 हो गई है, लेकिन एक्सेलरेशन बढ़ रही है, एक्सेलरेशन कम हो रही है, तो इसका मतलब है कि स्पीड तो हर हाल में ही क्या हो रही होगी, चेंज बढ़ रही होगी। यहाँ पे मान लो हर सेकंड में स्पीड 5 से बढ़ रही थी, यहाँ पे 8 से बढ़ रही थी, यहाँ पे कितनी 10 से बढ़ रही थी, ठीक है। फिर यहाँ पे दोबारा 8 से बढ़ी, यहाँ दोबारा 5 से बढ़ी, लेकिन स्पीड बढ़ ही रही है हर दफा, कम नहीं हो रही, ठीक है। तो स्पीड कम नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास ए में स्टार्टिंग में स्पीड बढ़ती है, उसके बाद वेलोसिटी डिक्रीज होने शुरू हो जाती है, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या होनी शुरू हो जाती है, ये एक्सेलरेशन है या डीसेलरेशन है, डिसेलरेशन, एक्सेलरेशन। ये डीसेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन है खुदा के बंदे। वेलोसिटी तो अभी भी बढ़ रही है, तो 8 हुई, फिर 10 हुई, फिर 12 हुई, फिर थोड़ी कम बढ़ी, हाँ बढ़ रही है, बढ़ ही रही है, बढ़ ही रही है। और यहाँ पे कहीं आके जब एक्सेलरेशन 0 हुई है तो वेलोसिटी क्या हुई होगी, कांस्टेंट हुई है। करेक्ट आंसर क्या है, ए। यहाँ पे क्या हुआ है, वेलोसिटी बड़ी तेजी से बढ़ी, कांस्टेंट हुई, और यहाँ पे क्या होनी शुरू हो गई, फिर डिसेलरेशन। डिसेलरेशन तो हुई नहीं है यहाँ पे,
यहाँ तो कुछ अजीबो गरीब कहानी है, गाड़ी पहले सीधा गई है फिर उल्टा आ गई है, ठीक है। एंड व्हाट अबाउट दिस वन, इसमें तो वेलोसिटी बढ़ते ही जा रही है, कहीं उसका रेट चेंज नहीं हुआ है ना, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती जाए। करेक्ट ऑप्शन क्या है इसका? ए। चलो ये सवाल करो जरा तुम लोग। द बॉल इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम 0, आफ्टर 1 सेकेंड इट बाउंस inelastically from the horizontal surface and rebound, reaching the top of its first bounce, ठीक है। What is the total displacement from its original position after 1.5 seconds? तो 1.5 seconds के बाद आपको जो है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट बतानी है। कैसे निकलेगी? ऊपर वाले ट्राइंगल में से नीचे वाले ट्राइंगल को क्या कर दीजिएगा? माइनस कर दीजिएगा। आपको इसकी जी करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। आ रहा है। क्या आ रहा है? 6.25। 1.25। ओके, इट मींस ए इज द आंसर। नहीं सर, मेरा गलत है सर। गलत आ रहा है? सर बी 3.75 है, बी है। 3.75। ओके, next move on to the next question. A particle moves in a manner shown by velocity diagram. The displacement of the particle has been measured so that it is 0 at time 0. PQ refer to the point in motion. PQ refers to a point in its motion. Which row of the table is correct? ठीक है, तो ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल की जो है वो टाइम 0 पे 0 थी। पी क्यू उसके कोई रेफरेंस पॉइंट्स है, ठीक है, और इसमें से कौन सी रॉ जो है वो आपके पास करेक्ट बात कर रही है। टाइम फॉर द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, पार्टिकल जब अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे जाता है तो वो टाइम बताते हैं, और एक्सेलरेशन एट क्यू, क्यू के ऊपर इसकी कितनी एक्सेलरेशन होती है। बाय द वे एक बड़ी सिंपल सी बात तो ये है जनाब कि यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट बनाएं तो क्यू पे ग्रेडियंट कितना आएगा? 0। एंड वी नो दैट वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या होता है? एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब ये है कि क्यू पॉइंट पे तो एक्सेलरेशन 0 है। इसका मतलब है कि सबसे पहले तो आप ऑप्शन ए और बी को तो वैसे ही कट कर दीजिए, सी और डी में से कोई आंसर हो सकता है करेक्ट, ठीक है। नाउ टाइम फॉर द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का टाइम आपको बताना है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑब्जेक्ट की कहाँ पे होगी? अब इसको जरा समझ लीजिएगा, ठीक है। स्टार्टिंग में उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी? 0 यहाँ पे, फिर वेलोसिटी बढ़ी तो यकीनन उसकी डिस्प्लेसमेंट भी इंक्रीज हुई, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हुई, फिर भी आपके पास डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही होगी? इंक्रीज ही हो रही होगी। तो इसका मतलब है कि 5 पे ऊपर उसकी डिस्प्लेसमेंट कैसी होगी? मैक्सिमम होगी ही होगी। अब 5 वाला ऑप्शन किसके अंदर आपको मिल रहा है? जी डी में। डी में। तो करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सिंपल एज दैट। सर ये डिस्प्लेसमेंट वाला फिर से बता देंगे टाइम? देखो डिस्प्लेसमेंट वाला मैं बताता हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक स्प्रिंग है, यहाँ पे है, और इस वक्त इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। जैसे ही हमने इसको छोड़ा इसकी वेलोसिटी बढ़ी क्योंकि ये नीचे की तरफ गया। स्प्रिंग यहाँ पे आया कितने पॉइंट टाइम पे? 2.5 में, ठीक है। उसके बाद मजीद नीचे की तरफ गया, लेकिन इस दौरान में उसकी वेलोसिटी क्या होती गई? डिक्रीज होती गई। अब बताओ मुझे कि ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है या ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है? जो 5 में है वो ज़्यादा है या 2.5 में? 5 पे। सिंपल सी बात है। वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही होती है ना, जैसे गाड़ी को ब्रेक लग रही होती है ना, तो तब भी उसकी डिस्टेंस तो गाड़ी ट्रेवल कर रही होती है ना। ऐसा तो नहीं होता कि गाड़ी पीछे की तरफ चलनी जा रही हो। जी जी ठीक है, ठीक है। लेट्स
A tennis ball fall freely in air from the top of the building. Which graph best represents the variation with the distance? तो टेनिस बॉल जब गिरेगी तो एयर रेजिस्टेंस उस पर काम करेगी और अल्टीमेटली वो किस वेलोसिटी पे पहुंच सकती है? टर्मिनल वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी पे पहुंच सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? बी बी नहीं यार, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से करेंगे, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। सर डी होगा। डी होगा क्योंकि बी में वो काफी जल्दी टर्मिनल वेलोसिटी पे बॉल पहुंच गया। जब बॉल का शेप थोड़ा जरा एरोडायनेमिक सा होता है तो बॉल इतनी जल्दी टर्मिनल पे पहुंचती नहीं है, टर्मिनल पे पहुंचने से पहले पहले ही वो, ठीक है। एक सेकंड जरा ख्याल रखिएगा, ये वेलोसिटी टाइम नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो अगर आप पहले ग्राफ को ध्यान से देखें तो इसमें तो वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। बी में ये कह रहा है कि आपके पास थोड़ी देर बाद ऑब्जेक्ट रेस्ट पे आ गया है। सी में वो ये कह रहा है कि उसकी वेलोसिटी बढ़ती ही जा रही है और इन्फिनिटी पे पहुंच गई है। डी में वो कह रहा है कि वेलोसिटी बढ़ी है, डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। सर ए होगा सर इसका आंसर, क्योंकि इंक्रीज होकर फिर वो कांस्टेंट हुई है। हाँ, इंक्रीज होके कांस्टेंट हुई है, बिल्कुल सही है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है तो ए आंसर है इसका। लेकिन अगर ये वेलोसिटी टाइम होता तो फिर डी होता, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा, ओवरलुक नहीं कीजिएगा, मैंने भी एस को ओवरलुक कर दिया था, इस वजह से ए करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। चलिए ये आज का आखिरी क्वेश्चन। अ बॉल इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट एंड अ स्मूथ सरफेस slope xy. It moves down the slope along a smooth horizontal surface xy and rebound elastically at z. Then it moves back to y and rest momentarily when wear on xy. Which graph represents the motion of the ball? By the way, x से y तक जाते हुए बॉल में क्या हो रही होगी? यकीनन एक्सेलरेशन हो रही होगी, नीचे की तरफ जा रही है। फिर y टू z वो कैसे चल रही होगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से। एग्रीड? सही है। उसके बाद जब वो टकराई होगी तो टकराने के बाद क्या डिटो सेम वेलोसिटी से रिबाउंड हुई होगी जिससे वो नहीं टकराई? सर, कम हो गया, एनर्जी लॉस भी होगी ना। थोड़ी सी एनर्जी लॉस होगी क्योंकि उसने कहा है कि इनइलास्टिक हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो टकराई 5 से थी तो रिबाउंड हुई होगी किससे? 2 से। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 5 थी और अब कितनी हो गई होगी? 2 -2 बल्कि। तो ये -2 से चली, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी जब वो y से x की तरफ ऊपर जाएगी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है? ए होगा सर। ए होगा सर, ठीक है जी। सर अगर इलास्टिकली होती तो क्या होता है इसमें? फिर इलास्टिकली में फिर हम ये कर सकते थे कि इसका आंसर डी लेते थे। सेम दोनों की वेलोसिटी। रिलेटिव स्पीड ऑफ अप्रोच और सेपरेशन सेम होती है इलास्टिक कोलिजन में, मतलब जिस स्पीड से टकराती है उसी से वापस आती है। तो फिर आपके पास डी होता है इसका, ठीक है। ठीक है, चलें जी, यहाँ पे मेरा ख्याल है आज रोकते हैं और कल इंशाल्लाह हम लोग की क्लास है, मेरा ख्याल है फेस टू फेस है ना जी जी। वी विल बी स्टार्टिंग न्यू चैप्टर टुमारो, दैट इज डायनामिक्स। डायनामिक्स का चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिसमें हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को हम स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। पास पेपर करेंगे और क्या कह रहे हैं? आपने कहा था पास पेपर्स करेंगे हम लोग, P2 का पेपर 2 भी करेंगे। पेपर 2 भी करने है क्या? अच्छा चलो पेपर 2 करा दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह।